दोस्तों नमस्कार। 2019 से विपक्षी पार्टियां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में कम से कम 27 शिकायतें दर्ज करा चुकी हैं। ये चुनाव सिर्फ इसलिए याद किया जा रहा क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसमें चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गंभीर उल्लंघनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बार बार धर्म, सांप्रदायिक गालियां, झूठ और बिना दस्तावेजों के विपक्ष पर आरोप लगा रही है। भारत में अब तक 18 आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आरोपों और विपक्ष पर हमले की दृष्टि से ये चुनाव सबसे विचित्र है, जहां चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के गंभीर उल्लंघनों पर कार्रवाई करने में विफल है। स्थिति इतनी खराब है कि कई लोग वोट नहीं देने का फैसला कर रहे, जैसा कि पूरे भारत में मतदान प्रतिशत दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मेटा प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम 30 विज्ञापन जिनकी कीमत करोड़ों में है, सांप्रदायिक रंग के लिए हुए हैं या अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं। हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने हिजाब पहनने वाली महिलाओं से अपने चेहरे दिखाने को कहा, ये कहते हुए कि वो उनकी पहचान पत्र चेक करना चाहती हैं। कुछ साल पहले ऐसी चीज़ अकल्पनीय होती थी। इसे रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और उम्मीदवारों को ये अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिसकर्मी देख रहे थे और हस्तक्षेप तक नहीं किया। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों में एफआईआर दर्ज की, जिसमें उकसाने की मंशा भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग से उनकी पार्टी के नए गीत से जय भवानी और हिंदू शब्द हटाने का नोटिस मिला है, लेकिन उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मई 2023 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान भगवान हनुमान का नाम लिया था, जिसका उद्देश्य बीजेपी के लिए वोट मांगना था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पहले चरण के चुनावों के बाद मोदी ने आक्रामक रुख अपनाया और अपने विकास के मुद्दे को छोड़ स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक मुद्दे पर ध्यान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तान का चेला कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक एजेंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संपत्ति कर लागू करने की योजना बना रही है, जबकि ये नहीं बताया कि इसके पहले इसे कांग्रेस सरकार ने ही खत्म किया था। गुजरात के बनासकांठा में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो परिवार की 2 भैंसों में से एक को ले लेगी। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से कांग्रेस को खारिज करने का आग्रह किया क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में भाग नहीं लिया। मोदी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में आरक्षण दिया था। ये नहीं बताया कि राज्य की बीजेपी सरकार ने भी ऐसा ही किया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में मोदी ने कहा कि कांग्रेस उनसे वोट जिहाद करने के लिए कह रही है और एक विशेष धर्म के लोगों से ऐसा करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने अडानी अंबानी पर बोलना बंद कर दिया, जबकि तथ्य ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 अप्रैल को उनका उल्लेख किया था। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार अडानी अंबानी का जिक्र किया था और वो लगातार अभी भी ऐसा करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करने की योजना बना रही है। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो वे सभी के लॉकर, बैंक खाते और यहां तक कि बाजरा की भी जांच करेंगे। सांप्रदायिक भावना भड़काने में पीछे ना रहते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने का वादा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सशस्त्र बलों में अल्पसंख्यक कोटा लागू करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि केवल राम भक्त सत्ता में आए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति मुसलमानों को दे देगी और देश को धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रही है। मामलों से स्पष्ट करने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमान, मंगलसूत्र, संपत्ति कर, भैंसों या हिंदुओं से संपत्ति लेकर मुसलमानों को देने का जिक्र तक नहीं है, लेकिन बीजेपी रणनीतिकारों ने इसे अपने तरीके से पढ़ा और इस्तेमाल किया।
जहां कांग्रेस ने 25 साल से कम उम्र के सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपये और 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया, वहीं बीजेपी ने अस्पष्ट रूप से रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का वादा किया, जो लंबे समय से उनकी मांग रही है। बीजेपी ने उन्हें सालाना मदद का वादा किया, जो प्रतिदिन 17 रुपये से भी कम में बैठता है। वहीं जब संकीर्ण मुद्दों ने चर्चा पर कब्जा कर लिया है, तो ये दुखद है कि बेरोजगारी, महंगाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमज़ोर होना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि और अन्य गंभीर समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप उठ रहे हैं, क्योंकि मतदान के आंकड़े को रिलीज़ करने में देरी हो रही। पहले चरण के लिए अंतिम डेटा जो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को समाप्त हुआ था, उसे चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जारी किया था। लोकतांत्रिक सुधार संगठन, जो 1999 में स्थापित हुई एक एनजीओ का नाम है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने चुनाव आयोग को दबाव में डाला है और पहले चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े के बारे में सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि मतदान दिवस को जारी प्रारंभिक आंकड़ों के विपरीत अंतिम आंकड़ों में लगभग 5% की असंगति के सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा ये सवाल उठाया गया है कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 17C के रूप में हर मतदान केंद्र पर दर्ज किए गए डेटा को प्रकाशित करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवाद में जब लोकतांत्रिक सुधार संगठन ने अपनी याचिका दाखिल की, तो इलेक्शन कमीशन ने 255 पन्नों की एफिडेविट में कहा कि किसी भी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C वोटों का खाता प्रदान करने के लिए कानूनी निर्देश नहीं है, सिर्फ उम्मीदवार या उसके एजेंट को ही है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा अंतिम आंकड़ों के वास्तविक समय में उत्पन्न हो रहे आंकड़ों के बीच 1.07 करोड़ का अंतर स्पष्ट करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि इस अंतर का मतलब हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 28,000 मतदाता हैं। पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इस अंतर को उत्पन्न किया और इसे अभूतपूर्व बताया। वहीं 24 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद मतदान के आंकड़े जारी करने के आग्रह पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तत्काल फैसला न लेने का कारण है कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। अदालत ने ये भी दर्ज किया कि 5 से 7 मतदान चरण पूरे हो चुके हैं और परिणाम लगभग 2 हफ्ते में 4 जून को आने वाले हैं। अब इलेक्शन कमीशन के इस रवैये पर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।